देखना थोड़ा सा बंद करोगे आप लोग, बताया जाए इसके बारे में, है ना। इधर देखो, सेजल देखो। अब इस प्रश्न में हमसे क्या बात कर रखा है, कल पढ़ाया गया था प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। चलो देखो, प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। 0.99999 यानी कि डॉट डॉट आगे करके दिया है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न में जो 0.99 है ना, ये हमारे क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चीजें बार बार रिपीट होती हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, अगर इनको लिखने की बात हो तो हम 0.9 पे बार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हमने आपको कल ही बताया था, कल वाली क्लास में। 0.9 पे बार इसलिए लगाए क्योंकि 9 हमारे क्या हो रहे हैं, बार बार ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो 0.9999999 ये कितनी बार चला जाएगा, ये हमें कुछ पता नहीं है। तो हम इसमें जनरली एक चीज लगा लेते हैं, बार ये से ये सेटिस्फाई होता है कि ये हमारे 9 जो है ना, ये बार बार आने वाली संख्याएं हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होने वाली संख्या है। तो यहाँ 0.99999 डॉट डॉट को p/q के रूप में लिखना है। अभी हमने कल वाली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था कि हमें जो चीजें दी गई थी, जो 0.01 दिया गया था, 0.001 दिया गया था और 0.7 दिया गया, इस सभी संख्याओं को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना था, जबकि हमारे p और q एक क्या थे, पूर्णांक संख्या थी, ठीक है। जहां पर q बराबर नहीं होता था 0 की, तो ऐसी सिचुएशन में कल हमने क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन भी हल कर लिए थे। आज वैसे ही चौथा प्रश्न है, बस इसको भी सेम उसी की जैसा हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको भी p/q के रूप में बनाना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न को लगाने की सेम वही विधि है जो हमने कल आपको बताया था, ठीक है। डर का रहे हो ना, किसी को मार के खा थोड़ी जाने वाले, मार देंगे मदद खाएंगे। अच्छा ठीक, इधर देखो, ठीक ठीक, इधर देखो। अब हम अगर यहाँ हल लिखें तो क्या होगा, ये 0.9999 जो लिखा गया है, क्या हम 0.9 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमें दिया है क्या दिया गया है, 0.99999 दिया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम किस संख्या के बराबर लिख सकते हैं, यक्स के बराबर लिख सकते हैं। इस संख्या को किसके बराबर लिख सकते हैं, माना यक्स बराबर, माना x बराबर क्या लिखेंगे, 0.9999। एक सेकेंड, इसको हम क्या बना सकते हैं जरा बताओ, 0.9 पर बार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। 0.9 पे क्या बना सकते हैं, बार बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा x बराबर क्या कर देंगे, 0.9 है ना, 9 पे क्या लगा हुआ बताओ, बार लगा हुआ है। तो 9 को हम कितनी बार बढ़ा सकते हैं, हमने कल बताया था आपको, 9 को हम 3 बार बढ़ा सकते हैं। तो 1 2 3 है ना। और अब दूसरी लाइन में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अब दशमलव को हम क्या मानेंगे, 1। दशमलव के आगे कितने अंक दिख रहे हैं, 1 अंक दिख रहे हैं, तो कितने 0 बढ़ाएंगे, 1। तो ये हो गया 10। 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। चलो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ 10 है और 10 का गुणा जब यक्स से करेंगे तो 10 से करना क्या हो जाएगा, 10 यक्स बराबर। अब इसका गुणा इससे कर लेंगे तो क्या होगा, 0.9999, ठीक। का गुणा हम किससे करने वाले, 10 से, 0 0 0 0 0 1 9 आई 9 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 1 0 0 ना, 09999 कितने अंक बाद दशमलव है, 4। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ दशमलव लगा लेना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला तो क्या आएगा, 9। 0.9999। ये समीकरण क्या बन गया, 2। ये समीकरण क्या था, 1।
ये याद रखना है कि आपको यहाँ दशमलव जो दिया गया ना, दशमलव के आगे वाली जितनी भी संख्याएं होगी वो संख्याओं के अंक हमारे क्या होना चाहिए, आपस में बराबर और सेम होना चाहिए। अगर दशमलव के आगे यहाँ पे 4 अंक है तो दशमलव के आगे 4 होना चाहिए, 4 यहाँ भी होना चाहिए, और संख्याएं क्या होनी चाहिए, आपस में समान होनी चाहिए, जिससे कि घटने पर यहाँ पर क्या बचे, 0 बचे आपका। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, 10x में से 1x निकल गया, क्या x बचेगा, 9x। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ये पूरा पूरा क्या हो गया, 0। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 9 में से 0 गया 9, x बराबर 9 ही है, ये गुणा कर रहा है, इधर क्या करने लेगा, भाग। तो x बराबर दोनों ऊपर नीचे भेड़ रहा था, तो कितना आता है मान, 1। कितना आता है, 1। यही आप क्या हो जाएगा, क्या ये समझ में आया है, नहीं आया है? सर 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों को के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। अब यहाँ पे पहले देखो आप, विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है। ये विभाजन की प्रक्रिया हमारी वो होती है जो हम भाग विधि से सवालों को अपने सॉल्व किया करते थे, वही हमारा होता है विभाजन प्रक्रिया। क्या होती है, विभाजन क्रिया या विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, तो वो पहली वाली जो हम कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, भाग किस तरह से करते थे, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और इस सवाल को हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति खंडों के अंकों में अधिकतम संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि कितने अंक इसमें जो है, कितनी अधिकतम अंक हमारे यहाँ पे आने वाले हैं भाग की प्रक्रिया करने के थ्रू जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं जो हमारे पास पहले था। यहाँ पे दिया क्या गया है, इसको हम क्या मानते हैं, अंश, और इसको हम क्या मानते हैं, हर। हम अगर अपनी विभाजन प्रक्रिया की बात करें, विभाजन क्रिया की बात करें, तो जो हमारी विभाजन की क्रिया होती है ना, उसके रिलेशन में जो है, जो भाग के अंदर में होता है, तो हमारे क्या से नंबर होते हैं, अंश होते हैं। यानी कहने का मतलब वही संख्या जो हमारे भाज्य होते हैं। ठीक, और उसके बाहर जो संख्याएं दी जाती है, जो हर होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, डिवाइजर। यानी कि वह नंबर जो हमारे भाग के बाहर होते हैं वो कौन होते हैं, हर, जिसे हम डिवाइजर कहते हैं। भाग के अंदर कौन सी नंबर बैठते हैं, अंश, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक, यही कहना है ना, विभाजन क्रिया है ये। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या करना, भाग करना। भाग करने के बाद पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है। तो जाहिर सी बात है कि पहले नंबर तो आप बाहर के जो अंक है ना, उसको गिन लो, कितने अंक है इसमें, 1 2, कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो अगर आपके यहाँ बाहर के अंक 2 हैं, तो अंदर के भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। क्या यहाँ 2 अंक है, नहीं है। जब नहीं है तो अंक बढ़ाने के लिए हमको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे भी काम चला नहीं चला, तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे और नीचे भी क्या बढ़ा लेंगे, 0। ये बात क्लियर है। अब क्या करना है, 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, तो पढ़ो 17 का पहाड़ा। 17 बच्चे, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 हो रहा है, लेकिन हम 17 छक्का 102 पढ़ेंगे नहीं, एक बार हम कम पढ़ेंगे। 17 बच्चे 85। घटाने पे क्या मिल रहा है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा 15 में जाएगा, एक 0 अपने आप से क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब 17 का पहाड़ा ऐसे बनना है कि 150 से ज्यादा ना हो। बोलो, जल्दी जल्दी पहाड़ पढ़ो। सत्रह 136, घटा दो, 10 में से 6 गया 4 आएगा, यहाँ 4 में से 3 गया 1 आएगा, 1 में से गया 0। अब 1 0 हम फिर क्या कर लेते हैं, और बढ़ा लेते हैं, है ना। नमस्ते 8 17 136, घटा लो फटाक से, तो क्या बचेगा आपके पास, 4, 1 0 बढ़ाओ, काम चलेगा, चलेगा। 17 का पहाड़ा 40 में कितनी बार पढ़ेंगे, 17 दूना 34, तो कितना आया 6। फिर क्या बढ़ाएंगे, 0।
17 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा? 17 या 51। फिर घटाएंगे कितना आएगा? 9। फिर एक जीरो क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। 17 बचे 85, कितना आएगा? 5। फिर एक जीरो क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। 17 दूना 34, 17 क्या 51, 17 दूना 34। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा? 16। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा 16 में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बढ़ाएंगे? जीरो। 17 का पहाड़ा 160 में कितनी बार जाएगा? 17 153। घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7। एक जीरो क्या करेंगे यहाँ? 17 का पहाड़ा 70 में कितनी बार जाएगा? 17 क्या 51, 17 चौको, घटाने पे कितना मिल रहा है? 2। एक जीरो क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। इसी 20 को हम कहाँ रख लेते हैं? यहाँ पे। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज्यादा 9, 17 करना 17। घटा लो कितना आएगा? 3। जीरो बढ़ा ली। ठीक, 17 का पहाड़ा 30 में कितना बार जाएगा? 17 करना 17। घटाने पे कितना आएगा? 13। कितना आया? 13। 17 का पहाड़ा 13 में जाएगा? एक जीरो क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। 17 का पहाड़ा 13 में कितनी बार जाएगा? 17 सत्ते 119। घटा दो। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो गया? जीरो। एक बार जीरो क्या कर लो? बढ़ा लो। 17 का पहाड़ा 110 में कितनी बार जाने वाला है? 17 छक्का 102। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, ये जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो गया? जीरो। एक जीरो क्या कर लेना है? बढ़ा लेना है। 17 का पहाड़ा 80 में कितना बार जाएगा? 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68। अब घटा लो, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 8 गया तो ये कितना बन गया? 12। और 17 का पहाड़ा 12 में नहीं जाएगा तो फिर क्या बढ़ाना पड़ेगा? जीरो। 17 सत्ते 119। घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। और यहाँ बचा हमारे पास 1, 1 में से गया 0, ये भी 1 में से गया 0। ये पहले नंबर हमारा क्या है? एक बार रिपीट हो गया, यानी कि हम शुरू कहाँ से किए थे? 1 से किए थे, आया क्या फिर? 1, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बार बार ये नंबर हमारे क्या होंगे? रिपीट होंगे। इसलिए हम यहाँ पर अपने क्या करते हैं? सॉल्यूशन को छोड़ते हैं और इस नंबर पे क्या लगा लेते हैं? पूरे पे बार लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पे यही नंबर हमारे क्या होंगे? अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारे नंबर बार बार एक्सटेंड होते रहेंगे, यानी कि बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर अभी इसी नंबर हमारे फिर से यहाँ पे दर्शाए जाएंगे, फिर यही नंबर हमारे पूरे आगे दर्शाए जाएंगे, ये बार बार नंबर रिपीट होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये यहाँ तक नोट कर लो। हाँ, बस अब आपको यहाँ पे क्या करना था? अधिकतम नंबर बताना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि आपकी पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या क्या लिखेंगे? पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या बराबर 0.5882 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 पर बार, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी आ गई? अधिकतम संख्या बराबर 16 आ गया। कितना आ गया? इसके पहले जो है 5 प्रश्न आपके खत्म हो गए थे। 1/17 वाला खत्म हो गया था, जिसमें जो है आपको पुनरावृत्ति खंडों के अंकों की अधिकतम संख्या आपको बताना था ना, तो हमने क्या बताया था? 16 अंक दिए थे। ठीक है, क्योंकि उसको हम क्या किए थे? विभाजन क्रिया के माध्यम से जो है हम उनको बहुत बड़ा भाग करके उसमें जो है अधिकतम अंक प्राप्त किए, यानी कि जो संख्याएं हमारी बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी वो संख्याएं हमने याद कर लिया था। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? ध्यान से सुनना, ये सवाल जो है अपने आप से करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, बतियाओ नहीं। P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, रूट की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और
जिसका 7 निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बात आपको याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें P बटा Q की ऐसी कोई परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है जो क्यों हमारा क्या करे, उस परिमेय संख्या को संतुष्ट कर रहा हो। कहने का मतलब कुछ बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कोई भी आप परिमेय संख्या लो, उसका जो गुणनखंड होना चाहिए एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक के अतिरिक्त उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई परिमेय संख्या लीजिए। कुछ उदाहरण अपने आप से सोचिए। मैंने जैसे सोच लिया कि मान लो 3 बटा क्या दे दे, हम यहाँ पे 5 दे दे, ठीक। अब ये 3 बटा 5 क्यों लिए हैं बताओ? ये याद रखना, जो क्यों की वैल्यू है, क्यों की वैल्यू आपको यहाँ ये भी दिया गया है कि यहाँ पहले शांत दशमलव बताना। क्या करना है? शांत दशमलव। पहले शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। शांत दशमलव क्या होता है? जो दशमलव के बाद क्या होता है, उसका शेषफल 0 हो जाता है, वो शांत हो जाता है। जो दशमलव के बाद भी भाग करते समय उसके शेषफल 0 नहीं होते, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई परिमेय संख्या का आप उदाहरण दीजिए जिसको हम किसके रूप में बदल सके? शांत दशमलव के रूप में उसको क्या कर सके? प्रचार कर सके, उनको निरूपण कर सके, ठीक। तो उनको करने के लिए हम एक परिमेय संख्या ले लिए, 3 बटा क्या ले लिए? 5। ये जरा लेकर के हम देखते हैं कि इसको हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद ये पता लगे कि ये जो है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अगर दशमलव के बाद दशमलव अगर लगाने के बाद हमारी ये सारी की सारी संख्याएं कट जाती है, यानी विभाजित हो जाती है, विभाजित करने के साथ जो है इसके शेषफल हमारे 0 हो जाते हैं, तब हम कहेंगे कि यह जो है शांत दशमलव प्रसार है, और यह जो परिमेय संख्या है वो क्या है? शांत दशमलव निरूपण है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो हम कोई उदाहरण ले लिया हल में। मान लीजिए हम 3 बटा क्या ले लिए? 5 ले लिए। अब ये 3 बटा 5 को आप जो है विभाजित करिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? P है, और ये क्या है हमारा? Q है। इसको देखो, ये 7 है या अशांत है? तो 7 है या अशांत है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? P को अंदर रखते हैं और Q को कहाँ? बाहर। 5 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा, ऊपर दशमलव लगाएंगे, संख्या को बड़ा कर लेंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना? 5 6 30। अब बताओ, इसको जो हमने विभाजित क्रिया से सॉल्व किया तो इसके शेषफल क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो है 3 बटा 5 ये क्या है? शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है दशमलव, 6 दशमलव के पहले क्या लिख सकते हो? 0। यहाँ पे क्या लिखोगे? शांत दशमलव निरूपण या प्रसार, ठीक। ये मेरा पहला उदाहरण था। ऐसे ही 2-3 प्रश्न को आपको हल करना है। मान लो कोई हम दूसरा उदाहरण ले लिए, ठीक। दूसरा उदाहरण क्या ले लो? आप ऐसी परिमेय संख्या को सोचो जिसमें हम दशमलव लगाने के बाद हमारा जो शेषफल आना चाहिए वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। दशमलव के बाद संख्याएं हमारी विभाजित हो जानी चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है बताओ? अपने आप क्या ले लें? कुछ लेकर के देखते हैं, जरूरी थोड़ी है कि जो हम बताए वही लेना है। अपने आप लो, 7/9 ले लो। एक बार चेक करते हैं। हमको दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव मतलब ऐसा दशमलव बताना है जो शांत निरूपण हो, ठीक है। तो 7 को हम अंदर रखते हैं, 9 को बाहर, दशमलव लगाएंगे 0। 9 का पहाड़ा 70 में 9 और 72 होता है ना। 9 7 7 हो जाएगा। ये 7 दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 8। अब यहाँ पे 7/8 को जरा हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो 7 ये भाग दोगे 8 से, दशमलव लगाओ 0। 8 हटाएं 64, कितना आ गया? 6। एक 0 अपने यहाँ से बढ़ाओ,
बोलो। 8 7 56, यही नहीं आ रहा है। एक जीरो और बढ़ाओगे, 8 पंचे 40। ये देखो पूरा जीरो हो गया, शेषफल की नहीं हो गया, हो गया। तो ये भी क्या है हमारा 7 दशमलव प्रसार है। 0.875, ये भी क्या है 7 दशमलव। ऐसा कोई और उदाहरण लो जो 7 दशमलव निरूपण हो, सोचो। चलो तीसरा उदाहरण ले लो, 9/10 ले लो। क्या ले लिए 9/10। तो 9 को हम अंदर रखेंगे, 10 को बाहर, दशमलव लगाओ 0, 10 9 90। देखो इसका भी शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ भी क्या है 7 दशमलव है। तो यहाँ कहेंगे बराबर 0.9 7 दशमलव निरूपण है। ठीक, क्लियर है ना। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब कोई ऐसी परवेश संख्या लो जो हमारा शांत हो, नहीं तो आपके विचार जो भी आ रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहे हैं, वही संख्याएं ले सकते हो आप। दो क्या विभाजित नहीं होगा? अभी हमने 7 क्या लिया था 9 लिया था ना। 7 क्या लिया था 9 लिया था। चलो इसको ध्यान से देखते हैं, इसको विभाजित करके देखते हैं। अगर हम 7 बाहर अंदर रखेंगे, 9 बाहर, दशमलव लगाए 0, 9 है 72 होता ना। 9 7 63, इतना बच्चा 7, 1 0 और लगा लेंगे ना। 9 का पारा पढ़ना है, 70 में कितनी बार जाएगा 9 7 63, फिर 7 आ जाएगा 9 7 63 ना। यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या है अशांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ये क्या है हमारा अशांत दशमलव निरूपण प्रसार है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि ये शांत क्यों है, अशांत क्यों होता है। शांत दशमलव निरूपण करने के लिए ऐसी कौन सी परवेश संख्या लें कि हमें जो है शांत दशमलव पता चल जाए। आप जो है पी की वैल्यू कुछ भी ले लो, पी की वैल्यू कुछ भी ले लो। जो क्यू की वैल्यू आप लेने वाले हो, वो क्यू की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ऐसा उसका फैक्टर हो जो 2 भागों में विभाजित हो। कहने का मतलब आपके जो क्यू की वैल्यू का जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 के रूप का हो या 5 के रूप का होना चाहिए। यानी कि आपके गुणनखंड में क्यू के वैल्यू वाले में या तो 2 मिले या तो हमें 5 मिले। तो ऐसे परमेय संख्याएं हमारी क्या होती है शांत दशमलव निरूपण होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 5 है, 5 का गुणनखंड आप क्या करते हो, देखो हमको क्या करना है, ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू दिमाग में बैठाओ। क्यू की वैल्यू हमने ऐसा बताया है, ऐसी संख्या लेनी है क्यू की वैल्यू, क्यू की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका गुणनखंड करने पर या तो 5 आवे या तो 2 आवे। इसके अलावा कोई भी संख्या आती है तो ये आपके दशमलव निरूपण नहीं होंगे, शांत दशमलव नहीं होगा, यह अशांत दशमलव हो जाएगा। शांत दशमलव निरूपण में व्यक्त करने के लिए ऐसी परमेय संख्या लेनी है जिसका क्यू का मान का जो गुणनखंड होगा वो चाहे 5 आए या फिर 2 आए। अगर इन दोनों के रूप का नहीं आता है, अगर अदरवाइज कोई नंबर आता है, तब हमारे जो परमेय संख्याएं ली गई होंगी वो सारी की सारी परमेय संख्याएं क्या होंगी, अशांत दशमलव होंगी। ठीक है, ये बात में याद रख लो। ठीक है, पहले नंबर अपने दिमाग में कि क्या होता है, जो क्यू की वैल्यू होगी उसका जो गुणनखंड होगा वो हमारा 2 के रूप का या 5 के रूप का होना चाहिए, 2 के रूप का या 5 के रूप का होना चाहिए। बाकी किसी भी संख्या की आते हैं तो ये जो है हमारे शांत दशमलव नहीं होंगे, ये अशांत दशमलव हो जाएंगे। शांत दशमलव को व्यक्त करने के लिए आपको जो पी बट्टा क्यू परमेय संख्या लेनी है, उस परमेय संख्या में जो क्यू की वैल्यू है उसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए या तो 2 उसमें आए या फिर क्या होने चाहिए 5 आए, बाकी कोई संख्या ना आवे। ठीक, जैसे अगर हम 5 की बात करें तो 5 अगर ना इसमें कितना आ गया 5, या अगर हम यहाँ 8 लिए हैं, देखो 2 चौके 2 दूनी 2 एकन्ना, इसमें 2 आया कि नहीं आया, आया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 9 की बात करें, अभी हमने लिया था ना 7/9,
बार बार अशांत हो गया। क्यों अशांत हो गया? क्योंकि इसका जब हम गुणनखंड किए ना तो इसके जो फैक्टर आए ना तो ये क्या है 3 है, हमारे 2 और 5 के रूप का नहीं था। जब 2 और 5 के रूप का नहीं था तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा। ये बात आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यही हमारे क्या है कुछ उदाहरण हमने लिए हैं और इसको इसी उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बता दिया, ठीक है। और क्यों अशांत होता है ये भी हमने बता दिया, ये बात याद रखना, ठीक है। हमें ऐसी 3 संख्याएं लेना है जो दशमलव प्रसार अनावासनीय आवर्ती हो ना। अभी अभी हमने सब चीज बताया ना आपको कि शांत और अशांत आप पढ़े होंगे। अनावासनीय आवर्ती क्या होता है? यहाँ पे देखो 3 संख्या ऐसी लेनी है जो अनावर्ती संख्या हो। यहाँ से देखो तो हमें क्या लेना है? पहली संख्या क्या ले लेंगे हम? 0.01, ठीक। ये बात याद रखिएगा, पहली संख्या में क्या ले लिया 0.01 ना। तो यहाँ पे कितने 0 हैं? 1 0 आया। तो यहाँ कितने 0 बढ़ा लेंगे? 2 0 बढ़ा लेंगे। ये क्या है 1 है, इसको 1 ऐसे लिख दो, ठीक। ये कितने 0 हो गए? 2 0 हो गए। 2 के बाद कितने 0 बढ़ गए? 3 0 हो गए। फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर कितने 0 बढ़ाएंगे? 4 0। फिर क्या लिखेंगे? 1। आगे क्या बढ़ाएंगे? 5 0। फिर क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट आपका बढ़ता चला जाएगा। इसके आगे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो हम क्या ले सकते हैं 0.17 ले लें, 0.17 ले लें। इधर देखो यहाँ 0.17 है, यहाँ कोई 0 है नहीं, कितने 0 बढ़ाएंगे? 1। ये 17 फिर हमको क्या कर देना है? उतार देना है, ठीक। यहाँ 1 0 था, कितने 0 बढ़ाएंगे? 2 0 बढ़ाएंगे, 17 उतारेंगे, कितने 0 बढ़ाएंगे? 3 0। फिर 17 लिखेंगे, फिर 4 0। फिर क्या लिखेंगे? 17। फिर क्या होगा? 5 0। फिर क्या लिखेंगे? 17। ये डॉट डॉट ऐसे हमारी संख्याएं बढ़ जाएंगे। ये एक ऐसी संख्याएं कहेंगे अनावासनी अनावर्ती संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम 0.0 क्या ले सकते हैं? 75 ले लें, ठीक। तो क्या कर देंगे? 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब ये 75 क्या कर देंगे? उतार देंगे, कितने 0 बढ़ाएंगे? 2 0। फिर 75 क्या करेंगे? उतार देंगे, कितने 0 बढ़ाएंगे? 3 0। फिर 75 क्या कर देंगे? उतार देंगे, फिर क्या कर देंगे? 4 0 बढ़ाएंगे, 75 उतारेंगे, फिर कितने 0 बढ़ा देंगे? 5 0 75 उतार देंगे, डॉट डॉट। ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी संख्याएं हमारी अनावासनी अनावर्ती संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारे 3 क्या थे? संख्याएं थे, अलग अलग संख्याएं। तो इसको आप नोट कर लो। आई बस यही आंसर। आप यहाँ कुछ ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 17 लिया है तो 17 के बाद आप हो सकता है 16 ले लो, आपकी मर्जी है। आप 25 ले लो, आपकी मर्जी है। आप 28 ले लो, मर्जी आपकी है, चाहे जो आप ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है। यहाँ मैंने 75 लिया, 75 के बाद आप ले सकते हो 80 भी ले सकते हो, 81 भी ले सकते हो, कुछ 100 ले सकते हो। ये मर्जी आपकी है कितनी संख्या ले रहे हो। वहां पर ये देखना है कि जो संख्याएं हमारी 0 है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर एक संख्या 0 होती है तो इसके आगे आप 2 0, फिर 3 0, वही संख्या 3 0, वो संख्या 4 0, वो संख्या 5 0, वो संख्या। इधर देखो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कैसी संख्याएं ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, जबकि हमें परिमेय संख्याएं दी गई है 5/7। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। क्यों है? ये p/q के रूप का है और q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। क्या ये 9/11 ये भी परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q का रूप का है और क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। और यानी कि 5/7 और 9/11 की यानी कि यहाँ वाली संख्या बीच की संख्या यानी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं आपको बतानी है, ठीक। अभी अभी आपने पढ़ा अनावासनीय अनावर्ती संख्याएं, ठीक। वैसे ही ये भी सवाल है, बस पहले आपको जो यहाँ पे आपको परिमेय संख्याएं दी गई है, इन परिमेय संख्याओं को आपको क्या करना? विभाजन प्रक्रिया करनी है। क्या करनी है? विभाजन प्रक्रिया। आपको इस विभाजन प्रक्रिया को सॉल्व करना है और ये देखना है कि ये पहले शांत आवर्ती तो नहीं है, कहीं अशांत आवर्ती तो नहीं है। अगर आपको शांत और अशांत पता चल जाता है तो आपको दूसरे वाले जो है परिमेय संख्या को भी हल करके इसमें ये पता करना कि ये जो परिमेय संख्या है शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। जब आप शांत और अशांत आवर्ती पता कर लेते हो तब आपको यहाँ क्या करना है कि आपको बताना है इन दोनों के बीच की संख्या। कहने का मतलब जब भी हम बीच की संख्या बताए थे करने के लिए जो परिमेय संख्याएं लिखी गई थी जो 1.1 में या 1.2 में जो भी था
उसमें क्या हुआ था, अगर हमें 3 या 4 परमेय संख्याएं निकालनी होती थी, उस परमेय संख्या में हम 1 प्लस कर देते थे और जो भी संख्या आती थी P बटा Q में उसी संख्या से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमारी जो वैल्यू आती थी, जो परमेय संख्या आती थी दोनों का, उसके हम बीच का लिखते थे, यानी कि पहले वाले से बड़ा और लास्ट वाले से छोटा। यही तो होता था, पहले वाले से अधिक, लास्ट वाले से कम, यही तो करना है। तो यहाँ पे भी आपको इसको क्या करना है, विभाजन प्रक्रिया कर लेनी है। विभाजन प्रक्रिया में जो आपका 7 या असात आपको मालूम चलेगा और इसको विभाजन प्रक्रिया से आपको 7 या असात मालूम चल जाएगा, तब आपको ये देखना है कि इन दोनों में जो ये पहली परमेय संख्या है, पहली वाली परमेय संख्या के क्या करना है, अधिक लेना है और दूसरी वाली परमेय संख्या से कम लेना है। ऐसी संख्याएं लेनी है हमें। क्या लेनी है, 3 अलग अलग संख्या लेनी है। तो उनको लेने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इनको क्या करना है, पहले विभाजन प्रक्रिया करनी है। ठीक है, विभाजन क्रिया कैसे होती है, यहाँ से आप देखो, हल करेंगे इन्हें। देखो 5, ये क्या है, P है और ये क्या है, Q है। तो P को हम कहाँ रखते हैं, अंदर, और Q को कहाँ रखते हैं, बाहर। 7 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया है ना। 7 सता 49, 1 आ गया घटाने पे, 1 0 बढ़ाएंगे, 7 करेंगे 7, घटाएंगे कितना आएगा, 3, 0 बढ़ा लिए, 7 चौक 2 आ गया, 0 बढ़ा लिए, 7 दूनी 14, कितना आ गया 6, 0 बढ़ा लिए, 7 अठे 56, 4 आ गया 0, 7 बचे 35, 5 आ गया 0। अब ध्यान से देखो, 7 बचे 35, शुरू कहाँ से हुआ था, 5 से, और इसका शेषफल फिर क्या आ गया, 5। अब कहने का मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना। कहने का मतलब ये क्या है, आसान आवर्ती है, क्योंकि शुरू भी 5 से हुआ था और इसका जो शेषफल भी आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम 0 बढ़ाएंगे, वही 7 10 मतलब क्या होगा, 7 10 7 1 4 2 8 5, फिर हमारे रिपीट हो जाएंगे, फिर वही होंगे 7 1 4 2 8 5, फिर रिपीट होगा, फिर क्या होगा 4 1 4 7 1 4 2 8 5, फिर रिपीट हो जाएगा 7 1 4 2 8 5, ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको यही छोड़ देंगे, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बार। अब दूसरे वाले को भी हल कर लेना है, 9 को अंदर और 11 को क्या कर देंगे, बाहर। दशमलव लगाओ, क्या हो गया 0, 11 अठे 88, कितना बच गया 2, 0 बढ़ाओ, 11 दूना 22, 11 के अंदर 11, घटाना क्या आ रहा है 9। अब ध्यान से देखो, शुरू भी कहाँ से हुआ था, 9 से, और इसका शेषफल भी क्या आ गया, 9 आ गया। ये भी क्या है, आसान आवर्ती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम बार लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, बार। अब हमको ये देखना है कि 5/7 और 9/11 के बीच की हमें क्या लिखनी है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। जब 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये लिखेंगे 0.71 यानी 7 1 2 7 1 4 2 8 5 पर बार लगाएंगे और 0.81 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब इन्हीं दो संख्याओं के बीच का हमें क्या लिखना, अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या को लिखनी है तो क्या करना है, देखिए दशमलव के बाद आप देखिए कितना है, ये 71 है और यहाँ दशमलव के बाद कितना है 81 है। तो आपको दशमलव से अधिक और 81 से कम लेना है। तो दशमलव से अधिक क्या हो सकता है, सॉरी 71 से अधिक क्या हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है। तो हम क्या लेते हैं, 0. क्या ले लें, 72 ले लें, 1 0 बढ़ा लें। 72 कितने 0 हो गए, 2 0। 72 कितने 0 हो गए, 3 0। 72 कितने 0 हो गए, 4 0। ठीक, ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर आप क्या ले सकते हो, 3 आपको लेना है, 72 ले लिए हो। आप क्या ले सकते हो, 75 ले सकते हो। क्या ले लो, 75 0, 75 डबल 0, 75 ट्रिपल 0, 75 4 टाइम 0 है ना, 75 5 टाइम 0, सब लिखते चले जाओ डॉट डॉट। अब तीसरी क्या लेनी है हमें, 81 से कम लेना है।
क्या 80 ना ले लें? एक कम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 दशमलव क्या हो जाएगा? 80 है ना भी है, 80 है तो यहाँ पे कोई 0 तो है नहीं, एक 0 बढ़ाओ फिर क्या हो जाएगा? फिर 80 आ जाएगा। फिर कितने 0 बढ़ाएंगे? 2 0 बढ़ाएंगे फिर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितने 0 बढ़ाने? 3 0 फिर क्या हो जाएगा? 80 फिर कितने 0 बढ़ाएंगे? 4 0 फिर क्या हो जाएगा? 80 कितने 0 बढ़ाएंगे? ठीक, सवाल यही हमारा क्या है? 0.714285 और 0.81 के बीच की अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, ये पूरा अब आ रहा है। बस हो गया? क्या बताओ, जल्दी बताओ, खत्म करो। हो गया? पता नहीं क्या मन बना लिए। अरे हम तो रास्ते में जाते समय देख लेना। सर जी कल दिए नहीं थे। अच्छा दिए थे तो दिए लाए होंगे। तो अभी तो क्या करिए, पढ़ने लगे हाल होगी ना, यहाँ थोड़ी ना। अब इधर देखो, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। आपको प्रश्न में करना क्या है, इधर देखो। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। ये बताइए, परिमेय संख्या आप पढ़ते चले जा रहे हो, जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं और q की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। लेकिन क्या ये बताइए, अपरिमेय संख्या भी आपको बताया गया है। अगर ध्यान दें थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है अपरिमेय संख्या? वह संख्या जो किसमें होती है? रूट में होती है, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और भी चीजें ध्यान से देखिए। इसके पहले हम कल क्या पढ़े थे? अनावासनीय अनावर्ती संख्या पढ़े थे ना। अगर आपके अनावासनीय अनावर्ती संख्याएं हैं तो वो भी हमारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पर अपरिमेय और परिमेय को ढूंढने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक शांत आवर्ती भी होता है और क्या होता है? अशांत आवर्ती, जिसे हम विभाजन क्रिया के द्वारा जब विभाजित करते हैं तो क्या होता है? जिसके शेषफल हमारे 0 हो जाते हैं वो कैसी आवर्ती होती है? दशमलव शांत आवर्ती होती है। और जिनकी विभाजन प्रक्रिया से भी शेषफल 0 नहीं होता है, वही शेषफल हमारे बार बार रिपीट होते हैं, वो क्या कहते हैं? दशमलव अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो शांत भी नहीं होती और अशांत भी नहीं होती है, तो उनको हम कहते हैं अनावासनीय अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। तो पहली बात जो याद रखना है आपको, इस प्रश्न में क्या दिया गया है? इस प्रश्न से पूछा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। बस आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल है रूट कितना है? 23। दूसरा सवाल रूट 225। तीसरा सवाल है 0.3796 है और चौथा 7.478478 डॉट डॉट। पांचवा सवाल 1.10101014 ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डॉट डॉट है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि आप इसमें बताओ कि इतनी सारी संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या हमारी परिमेय है और कौन सी संख्या हमारी क्या है? अपरिमेय है। अभी आपको बताया गया कि सीधे से परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो किसमें होती है? रूट में होती है। लेकिन रूट के अंदर वाली संख्या किसमें होती है? अभाज्य संख्या में होती है। कौन सी संख्या में होती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये रूट में है। अभी हमने बताया कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूट में होती है। रूट के अंदर लिखी गई संख्या अभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या? अभाज्य। क्या ये रूट में है? रूट के अंदर 23 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इसका उत्तर होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करें 225।
225 किसी का वर्गमूल है या नहीं है? हाँ है, 15 का वर्गमूल। अगर इसको हम खंड करें, गुणनखंड करें और गुणनखंड करके ये वाला जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्गमूल। वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है? 2 का जोड़ा बनता है। जब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो है पेयर बन करके आएगा, वो 5 5 का आएगा। तो क्या होगा, ये किसका आएगा? पहले देखो ध्यान से, 2 2 5, तो यहाँ पे 5 है, किससे काट देंगे? 5 या 3 से? 3 से 21, 3 से 21, एक बचा बने कितना? 15 3 बचे, 15 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6, एक बचा 3 बचे 15, बचा हम 25, 5 करना 5, इसमें 3 का पेयर बना, 3 एक बाहर निकल गया, इसमें से कितने बना? 5 का बना, तो 3 बचे 15, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो गया? 15 हो गया। 15 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गई? यानी कि इसमें कितने का फैक्टर बन रहा है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बन रहा है। ठीक है, फिर संख्या लिखेगी, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 15 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 15 होता है। 15 को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें 0.3796, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके आगे नहीं तो बाद नहीं लगा है, और साथ में संख्याएं हमारी रिपीट भी नहीं हुई हैं। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 3796 दशमलव को 1 मान लो, दशमलव के आगे लिखी गई गिनतियों को हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। क्या ये p बटा q के रूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? तो कहेंगे ये p बटा q के रूप में लिखा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे से बताना है कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है 7। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, ये वाली संख्या कुछ 7.478478। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ से लिखे दशमलव के बाद 478 ना, ये दशमलव के बाद 478, ये गिनती फिर से रिपीट हो गई 478, आगे भी गिनती है क्या होगी? 478 478 478 ना, ये गिनती बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? क्या ये नहीं लिख सकते हैं 7.478 पे हम बार ना लगा दें? बार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्योंकि ये संख्या हमारी क्या हो रही? बार बार रिपीट हो रही, बार बार एक्सटेंड होती है संख्याएं। तब हम करते क्या है कि दशमलव के आगे वाली संख्या को ध्यान से देखते हैं, कहाँ तक की संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, उसी पे हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अभी इसके पहले वाले में आप जब पढ़े थे, क्या पढ़े थे? जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि x वाला मान क्या किया था कि नहीं किया थे? आपको जब x का मान निकालना था तो आपको 7.478 पर बार लगा हुआ मिलता था कि नहीं मिलता था? तब आप उसको p बटा q के रूप में बदल पाते थे कि नहीं बदल पाते थे? बदल लेते थे ना, यानी कि ये p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। ये इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसी संख्या को बार बार एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 7.478 बटे में क्या लिख सकते हैं? दशमलव को 1 मानेंगे, इसी 3 नंबर को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब आगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये कुछ हमको अलग सा दिख रहा है। एक दशमलव के बाद यहाँ पर एक 0, फिर अगले टाइम में 1 लिखा गया, फिर अगले टाइम में डबल 0 बढ़ाया गया, अगले टाइम में 1 लिखा गया, फिर ट्रिपल 0 आगे एक्सटेंड किया गया, 1 लिखा गया, 4 टाइम 0 एक्सटेंड किया गया, 1 लिखा गया, डॉट डॉट करके, यानी कि आपके 5 टाइम 0 आगे 1 होगा, 6 टाइम 0 1 होगा, 7 टाइम 0 1 होगा, 8 टाइम 0 1 होगा, 9 टाइम 0 1 होगा। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जो अनावासनीय अनावर्ती संख्या है। अनावासनीय अनावर्ती संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, कुछ अशांत आवर्ती जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। जबकि यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि ये परिमेय संख्या है, शांत आवर्ती था, यहाँ पे बार इसलिए लगा क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, फिर भी इसको जब हम बार लगाए तो ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। तो इसको हम कहें कि ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। और ये अनावासनीय अनावर्ती संख्या थी, जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बात समझ में आई है सबको?